नमस्कार, मैं हूं प्रखर प्रकाश मिश्रा। आप देख रहे हैं देवभूमि की बात। आज डबल इंजन की सरकार यानी कि केंद्र सरकार से क्या मिला है उत्तराखंड को, क्योंकि बजट पेश किया मोदी सरकार का ये आखिरी बजट। इसके बाद 2019 का चुनाव आ जाएगा और अरुण जेटली के पिटारे से क्या कुछ निकला है, इस पे हम चर्चा करेंगे। साथ ही साथ जानने की कोशिश करेंगे कि क्या वाकई में सरकार ने कुछ ऐसा किया है जिसको कि लोग याद करेंगे। उससे पहले देख लीजिए कि क्या कुछ कह रहे हैं मुख्यमंत्री उत्तराखंड के। उस वर्ग को, जो वर्ग आर्थिक रूप से कमजोर है, उस वर्ग को सीधा सीधा लाभ पहुंचाने वाला ये बजट है। इस बजट में 50 करोड़ लोगों को आच्छादित करने का जो संकल्प लिया है, 3 लोकसभाओं पर एक मेडिकल कॉलेज बनाने का लक्ष्य प्रधानमंत्री जी ने रखा है, तो इससे हमारी जो देश की जो स्वास्थ्य सुविधाएं हैं वो बेहतरीन होंगी और हमारा जो जीवन का स्तर है वो सुविधाजनक भी होगा और उस स्तरीय भी होगा। भारतमाला योजना में उत्तराखंड को लगभग 13,000 करोड़ रुपए की सड़कें हमारी स्वीकृत हुई हैं और अभी हमने लगभग 400 किलोमीटर सड़कें, जब हम परसों सेना के अधिकारियों के साथ बैठे थे तो सेना ने कुछ और सड़कों के चौड़ीकरण की डिमांड की है, तो उसके बारे में मैं मिला था माननीय सड़क परिवहन मंत्री जी को। वो आगे उसको उस योजना में शामिल किया जाएगा। तो मुख्यमंत्री को बड़ी उम्मीदें और मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि हमें मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा, वो कह रहे हैं हमारी सड़कें सही हो जाएंगी। लेकिन जब बजट आता है तो आम आदमी अपने आप को कहां पाता है, और उत्तराखंड पहाड़ी प्रदेश है, यहां के पहाड़ों को क्या मिला, यहां के आम आदमी को क्या मिला, यहां रोजगार कैसे होगा, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे। मेरे संग 3 खास मेहमान जुड़ रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी से प्रवक्ता है मुन्ना सिंह चौहान, विधायक भी हैं। कांग्रेस से गरिमा जी हैं, प्रवक्ता हैं और चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं पेशे से। पीएचडी चैंबर्स ऑफ कॉमर्स के चेयरमैन हैं। मेरे संग में कालरा साहब हैं, वीरेंद्र कालरा जी। तो आप सबसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वाकई में क्या कुछ इस गंगा वाले प्रदेश को मिला है। इस पे सबसे पहले आपसे जानना चाहूंगा वीरेंद्र जी, क्या हकीकत है? आपने बहुत करीब से देखा पूरा बजट, इस बजट में उत्तराखंड क्या उम्मीद करे? देखिए प्रखर जी, बजट जो आया है, चूंकि हम सबको पता है कि ये बजट जो था इस हमारे लिए इलेक्शन से पहले ये लास्ट कंप्लीट बजट था, और इस बजट की खास बात जो मैं अपने एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैं महसूस करता हूं कि इसमें इन्होंने जो फिस्कल डेफिसिट को कंट्रोल किया है 3.5% पे, और आगे इसका टारगेट 3.3% पे इन्होंने रखा है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सिग्नल है कि हमारी इकोनॉमी जो है वो ओवरऑल मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे चल रही है। इस चीज का लाभ डायरेक्टली उत्तराखंड को तो नहीं मैं कह सकता हूं, बट ओवरऑल अगर हम इस दिशा को देखें तो उस हिसाब से सभी को इस चीज का लाभ मिलेगा और ऑब्वियसली इसका लाभ उत्तराखंड को भी मिलेगा। बियॉन्ड दैट, इस बजट में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो हमारे को डायरेक्टली हमारे उत्तराखंड के लिए रेलिवेंट है। जैसे एग्रीकल्चर पे बहुत ज्यादा फोकस है इस बजट का। इस फोकस में बहुत सारी चीजें इन्होंने जो कही है, जैसे फूड प्रोड्यूसर्स की फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में इन्होंने बात करी है कि वो क्रिएट करी जाए। इन्होंने बात करी है नेशनल बैम्बू मिशन की। इन्होंने एग्री कमोडिटी मार्केट्स को क्रिएट करने की बात करी है। तो ऐसे बहुत सारे कदम इन्होंने लिए हैं जो एग्रीकल्चर के लिए और हर्बल और हॉर्टिकल्चर के लिए, हमारे लिए, हमारे प्रदेश के लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल है। इसके अलावा हमारे जिस टाइप की हमारे जो इनहेबिटेंट्स हैं, जो हिल एरियाज में रहते हैं लोग, और जो जिनको बेसिक सुविधाएं नहीं मिल पाती हैं, जैसे फ्री इलेक्ट्रिसिटी की बात करी जाए, जैसे कि आपको एलपीजी कनेक्शंस की बात करी जाए, जैसे हेल्थ इंश्योरेंस की बात करी जाए, हमारी सारी की सारी जनता इन चीज़ों से नहीं सुविधाएं प्राप्त कर पा रही है। ओवरऑल ये सब चीज़ें बजट में आने से हमारे सारे प्रदेश के लोग जो कि पहाड़ी इलाके में रह रहे हैं, उनको सबको इस चीज़ का बेनिफिट मिलना चाहिए। तो मैं ये कहूँगा ओवरऑल बजट में कि हम अगर स्पेसिफिकली उत्तराखंड के लिए कुछ ढूंढे तो शायद उत्तराखंड के लिए हम ऐसे एकदम उंगली लगा के नहीं कह सकते कि हमको कुछ उत्तराखंड के लिए मिल रहा है, बट जो बजट हमें ओवरऑल दे रहा है उस बजट में बहुत सारी चीजें हैं जो उत्तराखंड ले सकता है। जी हाँ, अपनी हिस्सेदारी बना सकता है। बिल्कुल बना सकता है, बिल्कुल। लेकिन तो विपक्ष ने क्या देखा? विपक्ष की बहुत ज्यादा निगाह थी, क्योंकि उसे भी पता है 2019 का जब चुनाव होगा तो सरकार अपनी पीठ ठोकेगी। आप गरिमा जी कैसे देख रही हैं? आम आदमी के हाथ क्या लगा? और किसानों की आप बात करती रही थी, किसानों को ही सब कुछ दिया गया इस बजट में।
देखिए, दुर्भाग्य से प्रखर जी मैं इसे बहुत ही निराशावादी बजट कहूंगी और एक दिशाहीन बजट कहूंगी, क्योंकि समावेशी विकास की जब हम बात करते हैं और सबका साथ सबका विकास की जब हम बात करते हैं तो ये बजट जो है एक वर्ग विशेष को खुश करने के लिए मुझे लगता है बनाया गया है। इसमें सारे वर्गों का ध्यान कहीं से कहीं तक नहीं रखा गया है। जहां तक बात हम उत्तराखंड की कर रहे हैं तो ये भी एक विडंबना है कि हिमालयी जितने भी राज्य हैं, 12 राज्य कम से कम हिमालयी हैं, उनकी कहीं पर जिक्र भी नहीं आया। और उत्तराखंड ने काफी कुछ, मुख्यमंत्री जी का प्रपोजल मैंने देखा, प्रकाश पंत जी का प्रपोजल मैंने देखा जो वो वित्त मंत्री जेटली जी के सामने रख के आए। उन्होंने ग्रीन बोनस की डिमांड की थी, उन्होंने 14वें वित्त आयोग से हमें जो 2000 करोड़ का नुकसान हो रहा है उसकी बात की थी, उन्होंने सर्व शिक्षा अभियान के तहत पैसा मांगा था, उन्होंने पर्यटन के लिए पैसा मांगा था। तमाम सड़कें, आज 1850 सड़कें उत्तराखंड के अंदर क्षतिग्रस्त हैं, बुरे हाल में हैं, जिसमें से 1200 अकेले गढ़वाल मंडल में है और कुमाऊं की 600 सड़कें हैं। तो उनके लिए कहीं कुछ नहीं। तो निश्चित तौर पर मैं कहना चाहूंगी कि इंडस्ट्री के लिए सैलरीड क्लास जो ऑनेस्टली अपना टैक्स पे करता है, सैलरीड क्लास, उसको बहुत बड़ी मार पड़ी है। और वो जिस राहत की दरकार उसको थी, क्योंकि ये मोदी जी का अंतिम बजट कहा जा सकता है। और मैं अंत में यही कहना चाहूंगी प्रखर जी कि जैसे बीएससी की क्लास में एमएससी का करिकुलम बच्चों को पढ़ा दिया जाता है, वैसे ही 2018 में 2022 की बात करके मोदी जी ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और ओवर कॉन्फिडेंस दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम पिछले 4 साल में तो डिलीवर नहीं कर पाए, लेकिन हम आगामी 5 सालों में डिलीवर करेंगे। तो ये जनता के सोचने की बात है कि हम पीछे उनकी डिलीवरी देखें या जो सब्ज बाग, जो सपने वो हमें दिखा रहे हैं उसको देखकर वोट करें। जी मुन्ना जी, हकीकत जो सामने है आपने सुनी, एक्सपर्ट की भी सुनी और विपक्ष की भी सुनी। अब आप तो सत्ता में हैं, डबल इंजन है, आप कैसे अपनी जनता को बताएंगे कि नहीं साहब हम तो आपके लिए बहुत कुछ ले आए? नहीं, एक्सपर्ट की बात हमने अभी सुनी कालरा साहब की, और बहुत ही एक जिसे कहना चाहिए एक बहुत शानदार एनालिसिस उन्होंने प्रस्तुत की। और ये बहुत ही जिसे कहना चाहिए दूरगामी, बहुत एक जिसका बहुत दूरगामी चिंतन है, ऐसा बजट ये है। और देखिए, सबसे बड़ी बात है, मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है, समावेशी विकास की जिसे हम बात करते हैं, इंक्लूसिव डेवलपमेंट की जिसकी हम बात करते हैं, तो देश का आज भी 70% लोग एग्रो बेस्ड इकोनॉमी पर उनका जीवन यापन चलता है। और सबसे बड़ा एम्प्लॉयर आज भी देश के अंदर एग्रीकल्चर है। तो जब ये सब है और उसी सेक्टर को सर्वाधिक इस बजट में एड्रेस करने का काम किया गया, तो समझ लीजिए कि समावेशी विकास के लिए इससे बेहतर कोई दूसरा तरीका हो नहीं सकता है। मैं जरा सिलसिलेवार तरीके से चंद चीजें कहता हूं। पहला, आप देखिए कि पहली बार देश के अंदर सभी फसलों को एमएसपी से जोड़ा गया। पहली बार जो इनपुट कॉस्ट है एग्रीकल्चर की, उससे 1.5 गुना एमएसपी तय किया गया। पहली बार ग्रामीण क्षेत्र के 10 लाख, देश के 10 लाख परिवारों को, अर्थात 10 लाख परिवारों को, अर्थात 50 लाख लोगों को स्वास्थ्य बीमा से जोड़ने का काम किया। 5 लाख रुपए का स्वास्थ्य बीमा। क्या इससे बड़ा क्रांतिकारी कोई सोशल सिक्योरिटी की कोई स्कीम हो सकती है? तो आखिरकार सोचने और समझने की जरूरत है। भारत जैसे देश में, जिसमें टैक्स पेयर्स केवल 4, 5, 6, 7, 8, 10% होता है, और बाकी जिनकी हम बात करते हैं वो लोग हैं जो इन सीमाओं से नीचे रहने वाले लोग हैं। यदि इस प्रकार से इतनी बड़ी तादाद को एड्रेस करने का काम किया, तो उससे बड़ी कौन सी बात हो सकती है? जहां तक उत्तराखंड का सवाल है, केंद्र के बजट की मजबूरियां होती है। देश के हर राज्य को, हर जिले को नाम लेकर के, गिना करके योजनाएं नहीं बनाई जा सकती, लेकिन जो एक ओवरऑल व्यू होता है, उसको दृष्टिगत रखते हुए योजनाएं फ्रेम होती है। मसलन इसके अंदर कहा गया कि 1290 करोड़ रुपए के फंड से बाकायदा जो बांस उद्योग है उसको विकसित किया जाएगा। मैं जानना चाहता हूं, उत्तराखंड जैसे राज्य में पहले तो सरकार ने क्रांतिकारी कदम उठाया कि बेम्बू को वन की श्रेणी से बाहर करके
और उसको एक सामान्य घास और दूसरा जो एक प्रकार से एग्रो इंडस्ट्रियल प्रोड्यूस है उसके तर्ज पर उसका इस्तेमाल हो सकता है। और फिर इतना बजट उसके लिए बना करके कितने लोगों की आजीविका का संचालन इससे होगा, ये सीधा सीधा समझा जा सकता है। इसके अलावा एक सेकंड गरिमा जी आप सहमत है? गरिमा जी तुम कह रहे हैं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूं। मैं यहाँ पर मुन्ना सिंह चौहान जी को टोकना चाहूंगी कि जो आंकड़े ये किसानों के प्रस्तुत कर रहे हैं, टू बी वेरी प्रिसाइज 57% आर फार्मर्स इन आवर कंट्री एंड 75% आर यूथ, और 75 करोड़ यूथ के लिए आप कह रहे हैं कि 70 लाख रोजगार आप देंगे। 2 करोड़ का वादा एक साल में करने वाला दल या सरकार अगर 70 लाख पर आ जाए तो मैं कहना चाहूंगी कि ऊंट के मुंह में जीरा है। 75 करोड़ युवा के लिए आप 70 लाख रोजगार की बात कर रहे हैं। और जो बातें मुन्ना सिंह चौहान जी कह रहे हैं कि उत्तराखंड को बांस से फायदा होगा, दूसरा फायदा होगा, मैं कहना चाहती हूं कि फायदा उठाने के लिए फायदा उठाना आना भी चाहिए। अभी तक तो जो हम 10.5 महीने की सरकार का जो क्रियाकलाप देख रहे हैं या जो कार्यकाल देख रहे हैं, उसमें तो हमें लग रहा है कि ना इनको वित्तीय प्रबंधन आ रहा है, ना इनको प्रदेश चलाना आ रहा है, खजाना हर समय ये खाली कहते हैं, ना इनको रेवेन्यू जनरेट करना आ रहा है। तो ये बांस से कैसे उत्तराखंड का काया पलट करेंगे? जो इतना महिमा मंडन ये बांस की खेती के बारे में कर रहे हैं, ये मेरे लिए सोचने वाली बात है। मैं बताना चाहूंगी आपको प्रखर जी कि काले धन के ऊपर जेटली जी का मौन रहना इस देश के साथ कुठाराघात है। जब आप नोटबंदी करते हैं तो आप देश को बहुत सारे वादे गिनाते हैं। 2014 से हम स्मार्ट सिटीज का वादा सुनते आ रहे हैं। आज मुझे बताइए, ये 100 स्मार्ट सिटीज की बात इन्होंने कही, क्या एक भी एग्जिस्टेंस में है? क्या हम आज भी दावे से कह सकते हैं कि फलाना स्मार्ट सिटी हमने बनाई है? तो सपने दिखाना। इन्होंने 2 करोड़ रोजगार की बात कही, हमने इनकी बातों को सरमाते से लगाया। हम भी चाहते हैं हमारे युवा को रोजगार मिले, हम भी चाहते हैं 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो, लेकिन कैसे करेंगे? रोडमैप तो बताइए, हाउ विल यू डू इट? गरिमा जी आ गया, आपका पॉइंट आ गया। इंफ्रास्ट्रक्चर को आगे ले जाने की बात कही गई अरुण जेटली की तरफ से, और उन्होंने कहा कि हाँ, हमें 99 सिटीज हैं जिन्हें हमें आगे ले जाना है। आप बताएं कालरा साहब। जी हाँ जी प्रखर जी, देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए हिंदुस्तान में हमेशा मैं कहूँगा अभाव रहेगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर की रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा इस देश की है। बट इसमें इस बजट में कुछ चीज़ें उन्होंने हाईलाइट करी है, जैसे रोड्स के ऊपर बात करी है या रेलवेज के ऊपर उन्होंने बात करी है। रेलवेज में उन्होंने कहा है कि सारी जो ब्रॉड लाइन गेज है वो सारी की सारी कन्वर्ट हो जाएंगी, उसके लिए एलोकेशन उन्होंने कर दिया है। सड़कों के लिए काफ़ी काम हुआ है और इसमें कोई डिनाइल नहीं कि इस सरकार में काफ़ी काम सड़कों पर हुआ है हमारा। तो बजट में सर अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर को देखें तो मुझे लगता है कि देखिए प्रायोरिटी होती है। बजट हमेशा उसी चीज़ से जांचा जाता है कि उसका एलोकेशन किस चीज़ की तरफ जा रहा है। हमने पिछले 3-4 साल में हमने देखा कि इंफ्रा में फोकस रहा है, इस बार बजट में कहीं ना कहीं फोकस एग्रीकल्चर पे रहा है। तो हम सारी चीजें एक बजट में पूर्ण कर लें, ये तो शायद कभी भी पॉसिबल नहीं होगा। तो मेरा इतना ही कहना है सर कि ऑब्वियसली बेस हमारा जो है, ये हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तो हमारा बेस है, और इसके अलावा शायद हमें कुछ चाहिए नहीं। हम अगर छोटी छोटी चीजों की मांग करते रहेंगे कि हमारे लिए ये नहीं मिला, वो नहीं मिला, अगर हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए तो हमारा कार्य उद्योग सारी चीजें अपने आप बढ़ावा उनको मिलेगा। और अगर हमारी स्टेट में वो हो तो इससे बेटर कुछ नहीं हो सकता सर। जी हाँ मुन्ना जी, देहरादून को भी कहा गया है कि स्मार्ट सिटी बनाएंगे, तो उससे कुछ लाभ दिखेगा? क्योंकि देखिए आप जरा थोड़ा इंटरप्ट ना करिए। मैं बिल्कुल कालरा साहब से, ये तो बचकानी बातें हैं। अब जो लोग जिनका जन्म ही भ्रष्टाचार में हुआ हो और जिन्होंने सरकारों को भ्रष्टाचार करने के अलावा जिनका मुख्यमंत्री सरेआम कैमरे के सामने घूस लेने की और देने की बात करता है, उनसे मुझे उपदेश नहीं लेने, उनसे मुझे उपदेश नहीं लेने। सो फार है जब भारतीय जनता पार्टी गवर्नमेंट इज कंसर्न, सो फार एज द स्टेट गवर्नमेंट इज कंसर्न, इस गवर्नमेंट का रिजॉल्व है कम व्हाट मे, किसी भी कीमत पर हम किसी को भ्रष्टाचार करने नहीं देंगे। और जिन्होंने किया, चाहे कांग्रेस के राज में किया, उनको जेल में वो लैंड कल्चर आई डोंट रिग्रेट द पीपल। नहीं, भ्रष्टाचार का मुद्दा नहीं है, बजट पे ही रहेगा। आप दोनों आई डिडंट इंटरप्ट। गरिमा जी आप दोनों, आप भी मुन्ना जी आप भी भ्रष्टाचार पे जाइए ही मत, बजट पे रहिए। बजट पे बता रहा हूँ, गरिमा जी बजट पे है, गरिमा जी बजट पे है, मुन्ना जी बजट पे, मुन्ना जी बजट पे। 1 दर्जन लोग जेल के सलाखों के पीछे जा गए, इससे बड़ा और कोई सर्टिफिकेट हमें चाहिए नहीं। सरकारें कैसे चलती है भी 9 बेट, सरकारें कैसे चलती है भी 9 बेट। लेकिन हम ये कह रहे हैं
कि केंद्रीय संसदीय और बजट असंसदीय कोई का ग्राम पाठ हमें पंचायत का पढ़ाते हैं। बजट नहीं है, कोई क्षेत्र पंचायत और कॉरपोरेशन का बजट नहीं है। सेंट्रल बजट एक रोड मैप है कि पूरे देश को हम किस प्रकार से आगे ले जाने की बात करते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो एग्रो इकोनॉमी भी ग्रो करेगी, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा एम्प्लॉयमेंट भी आएगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा इंडस्ट्रियल ग्रोथ भी होगा, इंफ्रास्ट्रक्चर होगा तो लोगों का जीवन स्तर भी ऊंचा उठेगा। मेरा प्रश्न क्वेश्चन सिर्फ यही ये है होता कि है, कहाँ है वो तुम्हारा इंफ्रास्ट्रक्चर? आपका कौन सा 4 प्रश्न साल है? आई तक डोंट वांट टू दिया आंसर द चलते रबिश रहे थिंग। I don't want to answer the rubbish things. I don't want to answer the rubbish things. I have not come here to answer the rubbish things. But let me complete. I don't want to answer the rubbish things. आप सुने Because you are talking rubbish yourself. You are talking rubbish. I don't want to answer the rubbish नहीं things. नहीं नहीं I आप don't लोग want to आप लोग आपे से बाहर हो रहे हैं, आप लोग आपे से बाहर हो रहे हैं, ये उचित बात नहीं है। आप दोनों लोग I don't दोनों लोग I don't want to नहीं नहीं answer the नहीं नहीं rubbish नहीं नहीं मुन्ना जी नहीं, मुन्ना जी नहीं, ना 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 गरिमा जी Mr. Prakhar, नहीं, नहीं, Mr. आप- Prakhar, नहीं, नहीं, you are आप an लोग- anchor. हाँ, आप- You have to decide how do you want to conduct the debate. नहीं नहीं बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन Should आप we सुने- discuss नहीं, the नहीं, नहीं, budget? Stop Should we quoting. discuss the budget? Stop Or quoting we have come to your discuss the Uttarakhand politics आप here? विपक्ष के नहीं, ऊपर नहीं, आप- टिप्पणी करेंगे आप- तो आप- Tell me. आपको आप छोड़ेंगे You want बजट to पे discuss रहे। the budget or आप you want दोनों to लोग discuss बजट the पे रहे। budget? आप दोनों लोग Politics of the Congress party here. आप दोनों लोग बजट You पर are हैं। doing प्लीज your job. प्लीज I don't प्लीज want to my discuss job. the filthy politics of the Congress here. If you please, point fingers on my party, I'm not going to Please. I leave you. don't want to discuss the filthy politics on this channel. प्लीज प्लीज In the name of the budget. प्लीज बजट पे रहिए। आप दोनों आप दोनों बजट दोनों पे से बात नहीं कर रहे। दोनों से रिक्वेस्ट है, विपक्ष में दोनों बात से कर रहे हैं। आप बजट पे आप बात करिए, करिए, आप करिए। listen to you. गरिमा जी कालरा साहब, प्रखर जी, कालरा साहब, गरिमा जी, listen to him. कालरा साहब, अगर ये बजट पे बात कालरा करेंगे साहब, मैं सुनूंगी, गरिमा जी, लेकिन अगर ये मेरी पार्टी के ऊपर कालरा आएंगे साहब तो से मैं छोड़ूंगी मार्गदर्शन नहीं। चाहता हूँ। प्रखर जी, मैं कालरा साहब से मार्गदर्शन चाहता हूँ। हाँ, लीजिए मार्गदर्शन, लीजिए जी। उत्तराखंड के जैसे राज्य में, जी कालरा साहब आपसे जानना चाहता जी, जी, हूँ, जी, उत्तराखंड जैसे राज्य में जी मुन्ना जी 12-13 हजार करोड़ रुपए का रोड नेटवर्क को स्ट्रेंथन करने का, जी विल इट नॉट कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ उत्तराखंड? दूसरा, जी। उत्तराखंड में रेलवे कनेक्टिविटी को ऑगमेंट करने के लिए बिल्कुल फास्ट फॉरवर्ड मोड में उसको और एक मुश्त पैसे का इंतजाम करने से विल इट नॉट कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट? विल इट नॉट कंट्रीब्यूट टू द सिक्योरिटी, नेशनल सिक्योरिटी? दूसरी बात, उत्तराखंड जिसका 70% भूभाग बाय डिफॉल्ट ऑर्गेनिक है, वहां पर यदि ऑर्गेनिक रिजीम को प्रमोट करने के लिए इतना कंसर्टेड एफर्ट्स और इतना फोकस प्रयास बजट के अंदर किया गया है, विल इट नॉट कंट्रीब्यूट टू द एग्रो इकोनॉमिक ग्रोथ इन द एरिया? दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, कहने को छोटा हो सकता है, मैंने कहा जहां पर उत्तराखंड को बाकायदा फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी कहा गया है, इसलिए जो यूपी के जमाने में एपीसी होता था, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कमिश्नर, उसको बदल करके एफआरडीसी फॉरेस्ट एंड रूरल डेवलपमेंट कमिश्नर हम लोगों ने किया, इसलिए क्योंकि उत्तराखंड को माना गया है कि उत्तराखंड बुनियादी तौर पर फॉरेस्ट बेस्ड इकोनॉमी है। इस वजह से इस बजट के जो बजटरी प्रोविजन है उसको उत्तराखंड के संदर्भ में एक क्रांतिकारी। और रहा दूसरा सवाल ये, जब कभी भी बड़े प्रोजेक्ट एनविसाज किए जाते हैं, चाहे आ रहा हूं गरिमा जी, आ रहा हूं सिटी का प्रोजेक्ट, और एक बात मैं और कहना चाहता हूं, स्मार्ट सिटी का प्रोजेक्ट है, अभी शायद बजट का पोस्टमार्टम और करने की जरूरत है। जो रीजनल कनेक्टिविटी के सवाल पर है, उत्तराखंड का जो सबसे बड़ा सेक्टर है जिसे हम पर्यटन कहते हैं, रीजनल कनेक्टिविटी के नाम पर जिस प्रकार से तमाम सारे स्कीम्स को लॉन्च किया गया, उससे उत्तराखंड में जो पर्यटन का है वो पर्यटन का एक नया क्षेत्र खुलेगा बड़े पैमाने पर। यहाँ का नौजवान, क्योंकि पर्यटन के क्षेत्र में पढ़ाई का नौजवान काम कर रहा है, यानी आपको बड़ी उम्मीद है, आपको बड़ी उम्मीद है। ठीक ठीक, क्रांतिकारी बजट है। ठीक है, ठीक है। गरिमा जी से सवाल, गरिमा जी जवाब दे रहे हैं। और मैं बता रहा हूँ, अभी आते हैं मुन्ना जी। प्रत्येक टीबी पेशेंट को 500 रुपए मिलेंगे, ये इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। मैं 50 करोड़ परिवारों का बीमा मिलेगा, 5 लाख तक का इंक्लूसिव ग्रोथ नहीं है। एसटी के लिए 56,000 करोड़ रुपए का फंड रखा गया, ग्रोथ नहीं है। मुन्ना जी बस, मुन्ना जी उधर से भी ले लें। मुन्ना जी ठीक है, मुन्ना जी आपने कह दी ना अपनी बात, अब कह दी। गरिमा जी जवाब दीजिए। लेकिन हमें किसी से उपदेश नहीं लेना कि सरकारें कैसे चलाई जाए। नहीं, वो अपनी बात कह रहे, उपदेश नहीं दे रहे। सॉरी मुन्ना जी, सॉरी, वो अपनी बात करें। मुन्ना जी सॉरी,
हाउ टू रन द गवर्नमेंट। मुन्ना जी प्लीज, मुन्ना जी वो अपना जवाब दे रही हैं, उपदेश नहीं दे रही। गरिमा जी बोलिए। आप जंप करते रहिए। ऑल वेदर रोड की ये बात कर रहे हैं प्रखर जी, ऑल वेदर रोड में क्या बर्फ नहीं गिरेगी, क्या लैंडस्लाइड्स नहीं होंगे? ये इस तरह की बात कर रहे हैं कि जैसे इन्होंने सड़कें बना दी तो वो 12 महीने उसमें कोई अवरोध नहीं आएगा। मैं जब झूठे आंकड़ों की बात कर रही हूँ, जब मैं झूठे आंकड़ों की बात कर रही हूँ, कनाडा का हवाई जहाज नहीं करता, डेवलपमेंट को रोक दे, डेवलपमेंट को रोक दे, जिसका मतलब ऑल वेदर रोड नहीं है, रोड को विलेज रोड ही रहने दो, सिंगल लेन रोड रहने दो। अगले साल तक 2 करोड़ शौचालय बना लेंगे, जबकि मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट सिंगल लेन की रोड रहने दीजिए। कहिए साहब यही होगा, यही चलता है, देश ऐसे ही चलता है। यही 60 साल तक कांग्रेस ने किया। अब आप दोनों शांत हो जाइए, अब दोनों शांत हो जाइए। मेरे को रखिए, मुझे कालरा साहब से, कांग्रेस के सोच मुबारक, कालरा साहब से सोच मुबारक। नरेंद्र मोदी गरिमा जी, जनता पार्टी की सरकार गरिमा जी से विजनरी बजट लेकर के आई है। ठीक है, ठीक है, मुन्ना जी हो गया, मुन्ना जी हो गया, हो गया, बजट लेकर के आई है। मुन्ना जी हो गया। समय कम बचा है, मुझे एक्सपर्ट कमेंट लेना है, समय कम बचा है। गरिमा जी प्लीज, गरिमा जी प्लीज, समय कम बचा है, मुझे एक्सपर्ट कमेंट लेना है कालरा जी से। के ऊपर तो जेटली जी कुछ बोले ही नहीं। कालरा जी टोटलिटी में अगर देखे, कालरा जी टोटलिटी में देखे, जो आदमी गरीबी की रेखा से नीचे जीता है वो और मध्य वर्ग को क्या मिला? देखिए प्रखर जी, मैं पहले तो जो अभी डिबेट चल रहा था, मेरे बाकी कोलीग्स हैं पैनल पे, मैं उसके बारे में एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा। किसी भी बजट में हम सब कुछ नहीं पा सकते हैं, पहले तो ये चीज हमें क्लियर हो जानी चाहिए। जी जी जी। और किसी भी बजट का अल्टीमेट टेस्ट उस बजट को इंप्लीमेंट करने में होता है कि उसको इंप्लीमेंट कैसे किया जाए। जो एलोकेशन थे वो लोगों तक पहुंचे नहीं पहुंचे, पहला तो। दूसरी बात, तीसरी बात, हमें उत्तराखंड के लिए हमको अपनी लोकल स्ट्रेंथ देखनी है। हमें यह देखना है कि हमारे लिए क्या सही है, क्या गलत है। हमारे यहाँ आज की डेट में इंडस्ट्री लिमिटेड है, एग्रीकल्चर के लिए भी जगह लिमिटेड है, फॉरेस्ट्री बेस्ड हमारी इंडस्ट्री बहुत अच्छी है, बट एक्चुअली एग्रीकल्चर के लिए लैंड भी लिमिटेड है। हमारा मेन सेक्टर जो है वो सर्विस है, और हमारे को अपनी स्टेट में जो हमारे नौजवान हैं उनको एम्प्लॉयमेंट के लिए एनकरेज करने के लिए हमारे को फोकस देना चाहिए। तो आई थिंक हमको 30 सेकंड में खत्म करिए, 30 सेकंड में। तो सर पार्टिसिपेंट और ये जो पॉलिटिक्स बेस्ड हमारा अप्रोच है इसको हमको बंद करना पड़ेगा, क्योंकि आज भी हम उत्तराखंड में जो बजट्स होते हैं उसको हम 100% यूटिलाइज नहीं कर पाते। बस आपने कह दिया। पैसा तो मिलता है, लेकिन उस बजट का सही तरीके से इस्तेमाल हो, वो जमीन पर उतरे, उस पैसे को खर्च किया जाए, और जो उम्मीदें जगाई हैं इस डबल इंजन की सरकार ने, अगर वो इसको पूरा कर दे तो हम वाकई में समझेंगे कि उन्होंने देवभूमि से किया वादा निभाया है। वरना जब 2019 का चुनाव होगा तो यहां की जनता अपने आप हिसाब किताब कर लेगी, क्योंकि यह कहा जाता है ये वो जगह है जहां से रणबांकुरे और जवान पैदा किए जाते हैं, जहां से सर्विस पैदा की जाती है, जहां से पानी दिया जाता है। अगर इस सरकार को आगे 2019 के लिए बेहतर आशीर्वाद उत्तराखंड से चाहिए तो उत्तराखंड से जो वादे किए हैं नरेंद्र मोदी करके गए थे इस परेड ग्राउंड में, उन वादों को पूरा करना पड़ेगा। बजट में इतनी संभावनाएं हैं कि उत्तराखंड की ग्रोथ हो जाए, लेकिन वो दिखाई पड़े। आप सब हमारे यहां आए, हमारे स्टूडियो आए, आप तीनों का बहुत बहुत धन्यवाद। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप बने रहें टीवी के संग। आज देवभूमि की बात में इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी एक नए विषय के साथ। बहुत बहुत नमस्कार।